YouTube की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों का स्वागत है। पिछले टॉपिक में अपन ने डिस्कस किया था जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन को अपन ने 4 भागों में बांटकर उसका डिटेल से डिस्कस किया है। ये जो जलवायु परिवर्तन है वो वर्तमान की दशाओं को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं। और इसके बाद में अब जो जलवायु परिवर्तन का लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत पोषणीय विकास, धारणीय विकास। यानी इसी को सतत पोषणीय विकास को धारणीय विकास भी कहते हैं, और इसी का एक नाम और भी है टिकाऊ विकास। टिकाऊ विकास, ठीक है। तो अपना जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो विचारधारा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विचारधारा सन 1987 में 1987 में दी गई। सन 1987 में आई या सन 1987 में दी गई। क्लियर यहाँ तक? यानी सतत पोषणीय विकास की विचारधारा सन 1987 में दी गई। अब ये क्यों दी गई, इससे संबंधित अपन बात करते हैं। सतत पोषणीय विकास पृथ्वी के संदर्भ में एक तरह से विकास की क्रिया को बढ़ावा देता है। मुख्य रूप से ये पर्यावरणीय संसाधनों की सुरक्षा के लिए किया गया एक प्रयास है, एक विचारधारा है, ठीक है। तो अपन ने जलवायु परिवर्तन में देखा, जलवायु परिवर्तन में डिस्कस किया। जलवायु परिवर्तन में अपन ने मुख्य रूप से क्या पढ़ा था? देखो, जलवायु परिवर्तन में अपन ने पढ़े थे मुख्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव के बारे में पढ़ा। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपन ने डिटेल से स्टडी की। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अपन ने डिटेल से स्टडी की। इसके अलावा जो अपना इसमें अदर टॉपिक था वो था एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, यानी पर्यावरण अवनयन। और एक इसमें अपन ने स्पेशली देखा था ओजोन डिप्लेशन। तो ये आपके जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इन विस्तृत रूप से इनके बारे में डिस्कस किया था। अब देखो, वर्तमान में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, ओजोन डिप्लेशन है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे की सारी जो क्रियाएं की जा रही हैं, ये जो भी आपके प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये पृथ्वी के लिए संकट हैं और पृथ्वी को ये नुकसान या क्षति पहुँचाने वाले कारक हैं, ठीक है। तो सन 1987 में इन्हीं कारणों को दूर करने के लिए इस विचारधारा का जन्म हुआ था। सन 1987 में इन सभी 4 कारणों को मुख्य रूप से पृथ्वी पर इसका निवारण करने के लिए, इनको समाप्त करने के लिए एक विचारधारा का जन्म हुआ, जिसको अपन बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। इसी को बोलते हैं धारणीय विकास और इसी को बोलते हैं टिकाऊ विकास, ठीक है। तो ये विचारधारा जो थी वो आपकी सतत पोषणीय विकास के नाम से जानी जाती है। सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब ये विचारधारा दी किसके द्वारा गई? तो ये 1987 के अंदर आने वाली एक विचारधारा थी जो मुख्य रूप से आपके विश्व पर्यावरणीय आयोग के द्वारा इस विचारधारा को दिया गया, ठीक है। विश्व पर्यावरणीय आयोग के द्वारा इस विचारधारा को दिया गया। तो इसकी सिंपल सी जो विचारधारा है, मतलब इसका एक जो नॉर्मल मोटा मोटा जो आइडिया है वो समझ में आ गया होगा कि जो सतत पोषणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये जो कंसेप्ट आया था, ये कंसेप्ट किसके लिए आया था कि पृथ्वी के धरातल पर ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसी क्रियाएं हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग की घटना हो रही है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और आपकी ओजोन डिप्लेशन जैसी क्रियाएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थितियों को सभी को समाप्त करने के लिए एक विचारधारा आई जिसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास धारा, सतत पोषणीय विकास। और इस सतत पोषणीय विकास ये जो विचारधारा थी ये किसके द्वारा दी गई थी? ये विश्व पर्यावरण आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है,
अब आगे इसके कि सतत पोषणीय विकास की डेफिनेशन की यदि अपन बात करें, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसके आगे कि सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्चुअल में इसको अपन परिभाषित किस तरह से कर सकते हैं और ये है क्या, इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास क्या है कि इसके अंतर्गत वर्तमान में इस पृथ्वी के धरातल पर जो भी संसाधन है जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो अपने स्वयं का विकास करता है, ठीक है। तो वो जो मनुष्य के द्वारा या मानव के द्वारा स्वयं का विकास और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों को अधिकतम वो उपयोग करता है, ठीक है। तो जो भी संसाधन वो उपयोग में ले रहा है उन सभी संसाधनों का एक तो क्या है कि वर्तमान में न्यूनतम उपयोग होना चाहिए, ठीक है, और उसका उपयोग इतना होना चाहिए कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको सुरक्षित रखा जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके, ठीक है। तो इसमें इसको अपन परिभाषित इस तरह से करते हैं कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही आपका क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो इसके डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो है कि जिसमें इस पृथ्वी पर जो आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हैं उन सभी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, वही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसको और भी थोड़ा डिटेल से समझें तो वर्तमान में जो भी संसाधनों का अपन दोहन कर रहे हैं उनका इतना अधिक मात्रा में दोहन नहीं किया जाए कि वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं, यानी उसका भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका भी अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रह सके, उसका भी संरक्षण हो सके, ठीक है। तो इस तरह से आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, तो ये भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके आगे देखो, इसके आगे अपन देखते हैं मंच सज्जा। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इसमें आने वाला अगला टॉपिक है मंच सज्जा, और इसको अपन लिख सकते हैं सिटिंग ऑफ स्टेज, मंच सज्जा। तो देखो यहाँ पर एक जो मंच सज्जा जो शब्द से का अर्थ यह है कि 5 जून 1972 यानी 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर? 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये जो आयोजन किया गया था उसका प्रमुख कारण क्या था कि पर्यावरण सुरक्षा। इसका महत्वपूर्ण जो आयोजन का प्रमुख कारण क्या था, पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, अब ये जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था स्टॉकहोम में, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? स्टॉकहोम। इसका सम्मेलन कहाँ पे किया गया? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहाँ पर पड़ता है? स्वीडन के अंदर।
ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक है। इस सम्मेलन की यानी जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था जो कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी मॉरिस स्ट्रोंग ने। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मॉरिस स्ट्रोंग ने। तो मॉरिस स्ट्रोंग ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। और ये सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? स्टॉकहोम। तो इस मंच सज्जा को स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन या मंच सज्जा 5 जून 1972 को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 5 जून 1972 को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम एक वैश्विक स्तर पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो मुख्य रूप से किसके लिए था? पर्यावरण सुरक्षा के लिए था। तो 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ तक क्लियर? इस आयोजन का जहाँ पर यह आयोजन किया गया था वो था स्वीडन, और स्वीडन का शहर है स्टॉकहोम। तो स्टॉकहोम के अंदर इस आयोजन का सम्मेलन संपादित हुआ और यहाँ पर यह सम्मेलन किया गया। इसकी अध्यक्षता की गई थी मॉरिस स्ट्रोंग के द्वारा, और स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अब ये जो सम्मेलन हुआ था, तो इस सम्मेलन में विश्व के पर्यावरण को या विश्व के पर्यावरण से संबंधित रणनीति तैयार की गई। विश्व पर्यावरण की सुरक्षा के लिए रणनीति तैयार की गई, ठीक है। दूसरा, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया गया प्रथम सफल व सार्थक प्रयास था। पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया गया प्रथम सफल व सार्थक प्रयास था, ठीक है। तो वैश्विक स्तर पर पर्यावरण सुरक्षा के लिए किया गया प्रथम सफल व सार्थक प्रयास था। कौन सा? स्टॉकहोम सम्मेलन। कब किया गया? 5 जून 1972 को। एक संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था और यह मुख्य रूप से स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में किया गया। अतः 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस सम्मेलन में ये जो सम्मेलन था ये वैश्विक स्तर पर प्रथम पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित था। इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इसका आयोजन किया गया था, तो इसमें आगे की रणनीति भी तैयार की गई, ठीक है। इसमें आगे की रणनीति ये बनाई गई कि अब जो स्टॉकहोम सम्मेलन की जो 20वीं वर्षगांठ होगी, स्टॉकहोम सम्मेलन की जो 20वीं वर्षगांठ होगी, उस 20वीं वर्षगांठ पर इसका दोबारा से सम्मेलन किया जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी 20वीं वर्षगांठ, तो इसकी जो 20वीं वर्षगांठ कब आएगी? सन 1992 के अंदर, क्योंकि इसका आयोजन कब हुआ था? 1972 को। तो इसकी 20वीं वर्षगांठ कब होगी? 1992 में। यानी इसमें
इसका भी प्रस्ताव रखा गया कि सन 1992 के अंदर, सन 1992 में, सन 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से इसका दोबारा से आयोजन किया जाएगा। ठीक है, जो आगे चलकर यह पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो इससे ये जो आपका जो मंच सज्जा था या जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, इस स्टॉकहोम सम्मेलन में सन 1992 के लिए दोबारा से इस सम्मेलन का आयोजन करने की तिथि का निर्धारण भी कर दिया गया था, उसका वर्ष भी निर्धारण कर दिया गया था और इसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन का नाम दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी स्टॉकहोम सम्मेलन से संबंधित, क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह पर्यावरण सुरक्षा के लिए सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर किया गया एक सार्थक प्रयास था। इसके कारण 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, या यूँ कह सकते हैं कि इस स्टॉकहोम सम्मेलन में आगे की आगामी रणनीति भी तैयार की गई और सन 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन करने का वर्ष भी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, अब इस पर्यावरण सम्मेलन का एक नारा भी इसमें दिया गया, एक स्लोगन भी दिया गया। तो वो नारा क्या था, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्लोगन या नारा। ठीक है, तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन का नारा था, हमारा सामूहिक भविष्य, हमारा सामूहिक भविष्य। तो ये जो हमारा सामूहिक भविष्य वाला जो नारा दिया गया था, वो किस में दिया गया था, वो स्टॉकहोम सम्मेलन में ही दिया गया था, हमारा सामूहिक भविष्य। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इस पर्यावरणीय सम्मेलन, जो प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन था, वो कब आयोजित किया गया, कहाँ पर आयोजित किया गया, इसमें स्लोगन कौन सा दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या रणनीति बनाई गई। तो इस तरह से ये आपका स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया। अब इसके बाद में देखो, इसके आगे अब आएगा इसमें पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की रूपरेखा आपका जो स्टॉकहोम सम्मेलन था उसी में तैयार कर ली गई थी। और प्रथम शिखर सम्मेलन जो कि स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, अब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोजन किया गया था ब्राजील, और ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो कहाँ पर स्थित है, यह है ब्राजील में। क्लियर। तो इसके प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ पर किया गया, रियो डी जेनेरो में किया गया। ठीक है, और ये किसके तत्वाधान में किया गया, ये किसके अंडर में ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो इसमें यूएनओ के तत्वाधान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी थी वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन था इसकी रूपरेखा स्टॉकहोम सम्मेलन में ही तैयार कर ली गई थी और इसकी
स्टॉकहोम सम्मेलन की जो 20वीं वर्षगांठ थी उसके उपलक्ष्य में आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया था रियो डी जेनेरो ब्राजील के अंदर, और ये किसके तत्वाधान में, यानी किसके अंडर में ये सम्मेलन आयोजित किया गया, तो यूएनओ के तत्वाधान में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व के 100 राष्ट्रों के नेताओं ने 100 राष्ट्र के नेताओं ने 1 जून से 12 जून 1992 पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व के 100 राष्ट्र के नेताओं ने 1 जून से 12 जून के मध्य इसमें पार्टिसिपेट किया या इसमें भाग लिया। ठीक है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व की जो 100 कंट्रीज थी, उन 100 कंट्रीज के नेताओं ने 1 जून से लेकर 12 जून 1992 के मध्य इसमें पार्टिसिपेट किया। इसलिए इसको ग्लोबल स्टेज, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्लोबल स्टेज भी कहा जाता है, और हिंदी में कहे तो इसको भूमंडलीय मंच भी कहा जाता है। भूमंडलीय मंच भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसमें विश्व के 100 यानी 100 कंट्रीज के नेताओं ने भाग लिया। तो अलग अलग कंट्रीज की, अलग अलग देश की, सभी देशों की या अलग अलग देशों की अलग अलग नीतियां थी, अलग अलग उनके प्रस्ताव थे। तो जो भी इसमें 100 कंट्रीज थी तो उन सब के द्वारा सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास के लिए अलग अलग प्रस्ताव रखे गए। तो 100 कंट्रीज के नेताओं के द्वारा अपने प्रस्ताव रखे गए। और ये प्रस्ताव किससे संबंधित थे, तो ये प्रस्ताव किससे संबंधित थे, ये थे आपके सतत पोषणीय विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, सतत पोषणीय विकास से संबंधित थे। और सतत पोषणीय विकास क्या था, सतत पोषणीय विकास था कि पृथ्वी पर जो भी संकट उत्पन्न हो रहा है उस संकट को कैसे रोका जाए, उसको कैसे खत्म किया जाए, तो उससे संबंधित ये सतत पोषणीय विकास था। तो इनमें सभी देशों ने अपने अलग अलग प्रस्ताव रखे कि इस तरह से इसको खत्म किया जा सकता है और सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। क्लियर, तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसमें जो भी प्रस्ताव इन देशों के द्वारा रखे गए थे, इन सभी प्रस्तावों को मिलाकर कुछ प्रमुख प्रस्तावों पर सहमति बनी। यानी इसमें 100 जो कंट्रीज थी उनके नेताओं के द्वारा अलग अलग प्रस्ताव सतत पोषणीय विकास से संबंधित दिए गए। उन सबको मिलाकर जिन प्रस्तावों पर सहमति मुख्य रूप से बनी, उन प्रस्तावों को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। उन सभी प्रस्तावों को किस नाम से जाना जाता है, एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ें आपके समझ में आ गया होगा, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एजेंडा 21 क्या था। एजेंडा 21 सतत पोषणीय विकास से संबंधित 100 कंट्रीज के नेताओं के द्वारा लाए गए प्रस्ताव थे, जिसको क्या बोला गया था, एजेंडा 21 कहा गया था। क्लियर, इसी एजेंडा 21 को रियो घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इस एजेंडा 21 को क्या कहते हैं, रियो घोषणा या रियो घोषणा पत्र भी कहा जाता है।
तो ये भी याद रखना। एजेंडा 21 रियो घोषणा पत्र, सतत पोषणीय विकास, ठीक है, और प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक अग्रिम जो रूप था वो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में आयोजित किया गया। इस प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की जो रूपरेखा थी वो स्टॉकहोम सम्मेलन में ही तैयार कर ली गई थी। क्लियर। इस प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में किया गया, ठीक है, और इसमें 100 कंट्रीज ने इसके अंदर भाग लिया। अलग अलग कंट्रीज के द्वारा अपने अपने प्रस्ताव, सतत पोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित अपने अपने प्रस्ताव उन्होंने रखा, और उन सभी प्रस्तावों को सबको देखते हुए जिन प्रस्तावों पर सहमति बनी उसको बोला जाता है एजेंडा 21। उसको क्या बोला जाता है? एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 का संबंध किससे था? डायरेक्टली सतत पोषणीय विकास से था। और सतत पोषणीय विकास क्या था? सतत पोषणीय विकास है, अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो डेफिनेशन होती है इसकी, जैसे अपन ने पहले भी इसको डिस्कस कर लिया कि भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और सतत पोषणीय विकास की जो विचारधारा आई थी वो कहाँ से आई थी? वो 1987 के अंदर आई थी, जिसके अंतर्गत जो पृथ्वी पर बढ़ता हुआ जो संकट है उसको खत्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए कुछ प्रयास किए जाए। जैसे स्पेशली इसमें कौन कौन से शामिल थे? जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट था, ग्लोबल वार्मिंग था, ओजोन डिप्लेशन है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन है, इन सबको खत्म करने के लिए सतत पोषणीय विकास की जैसी एक विचारधारा आती है, और उसके चलते हुए एजेंडा 21 या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और इस एजेंडा 21 को ही क्या कहा जाता है? रियो घोषणा पत्र भी इसी को कहा जाता है। इसको इतना डिटेल से इसको बार बार मैं रिपीट करने का मतलब यही है क्योंकि इनमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर बार देखा गया कि इनमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से किसी न किसी बिंदु को उठाकर एग्जाम में देता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इसमें जो एजेंडा 21 था या जो रियो घोषणा पत्र था, इस रियो घोषणा पत्र के अंतर्गत, इस रियो घोषणा पत्र के अंतर्गत कुल 5 बिंदु को प्रस्तावित किया गया, ठीक है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि रियो घोषणा पत्र या एजेंडा 21 के अंतर्गत 5 सिद्धांत दिए गए, 5 सिद्धांत दिए गए, 5 सिद्धांत या 5 बिंदुओं पर सहमति बनी, 5 सिद्धांत या 5 बिंदुओं पर सहमति बनी, या 5 बिंदुओं पर सहमति बनी, ठीक है। तो रियो घोषणा पत्र या एजेंडा 21 में 5 सिद्धांत दिए गए, ठीक है, जिससे अपन सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा मिल सके और आने वाली जो पृथ्वी पर संकट है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। तो वो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे उनको देखते हैं। अब देखो, ये पांचों के पांचों जो सिद्धांत है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियो घोषणा पत्र या एजेंडा 21, तो इसके अंतर्गत जो 5 सिद्धांत दिए गए, तो पहला सिद्धांत दिया गया था इस पर जलवायु, यानी जलवायु पर, ठीक है। पहला सिद्धांत इस पर किस पर दिया गया? जलवायु पर। दूसरा जैव विविधता पर, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता पर, ठीक है। तीसरा इसमें जो सिद्धांत दिया गया था वो था वनों के संरक्षण, वनों के संरक्षण, प्रबंधन व उनका धारणीय विकास, क्लियर। इसके बाद चौथा था इसमें पृथ्वी घोषणा पत्र, पृथ्वी घोषणा पत्र, पृथ्वी घोषणा पत्र। और 5वां था इसमें कार्यसूची 21, या इस कार्यसूची 21 को अपन बोल सकते हैं एजेंडा 21। तो इस तरह से ये 5 सिद्धांत इसमें दिए गए, या इसको यूं कह सकते हैं कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इन 5 बिंदुओं पर सहमति बनी, जिससे कि सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा मिल सके
और इससे पृथ्वी की सुरक्षा की जा सके, संसाधनों को बचाया जा सके, संसाधनों का अधिक मात्रा में विदोहन नहीं हो और आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले इन 5 चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो इसमें सबसे पहला जो था वो जलवायु, दूसरा इसमें जैव विविधता, तीसरा इसमें था वनों का संरक्षण प्रबंधन व उनका धारणीय विकास, और चौथा था इसमें पृथ्वी घोषणा पत्र, पांचवा था इसमें कार्यसूची 21 या एजेंडा 21। अब इसमें अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है या जो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है जलवायु। अब देखो इसमें एजेंडा 21 का जो पहला सिद्धांत या जो पहला सहमति का बिंदु था वो क्या था, वो था जलवायु। सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सभी देशों को क्या करना होगा, ग्लोबल वार्मिंग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्लियर। ये जलवायु सिद्धांत में जो आपका रियो घोषणा पत्र था उसके अंतर्गत एजेंडा 21 के अंतर्गत इन बिंदुओं को रखा गया है। और सन 1992 के समान कनाडा यूएसए सहित विश्व के 154 राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन पर हस्ताक्षर किए। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें जलवायु सिद्धांत में क्या कौन कौन सी बिंदुओं के बारे में ध्यान केंद्रित किया गया है, कौन कौन सी बातों पर फोकस किया गया। तो इसमें सभी देशों को ग्लोबल वार्मिंग पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। दूसरा इसमें जो बातें बताई गई हैं कि सन 1992 के समान कनाडा यूएसए सहित विश्व के 154 राष्ट्रों ने जलवायु परिवर्तन पर हस्ताक्षर किए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें कनाडा यूएसए और विश्व के जो अन्य राष्ट्र थे उन टोटल राष्ट्रों की संख्या कितनी थी, 154 थी। और 154 राष्ट्रों ने क्या किया, कंट्रीज ने क्या किया, वो उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब ये एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता बन गया था जलवायु परिवर्तन। इसके बाद इस जलवायु के अंतर्गत जो अन्य बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो इसमें एक बात ये भी रखी गई कि जैसे पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली जो भी गैसें हैं जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, तो उन सभी गैसों के उत्सर्जन को सन 2000 तक कंट्रोल करना चाहिए और उनके उत्सर्जन को इतना कम कर देना चाहिए, इतना कम उनको करना चाहिए कि वो उन गैसों का उत्सर्जन सन 1990 के स्तर पर आ सके। कि वर्तमान में जितने भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली जो गैसें हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन सभी के उत्सर्जन को कम किया जाना चाहिए। तो वो जो कम करने का वर्ष है वो 2000 सन 2000 को निश्चित किया गया और सन 2000 तक इसके उत्सर्जन को, इन सभी गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने का प्रयास किया गया। इस बात का समर्थन करने वाले मुख्य राष्ट्रों में जैसे जापान, कनाडा, यूरोपियन संघ आदि राष्ट्र थे। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ग्रीन हाउस गैस या अन्य जो गैसें हैं जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाती है, तो उन सब को सन 2000 तक स्थिर किया जाएगा तथा उनके उत्सर्जन में कटौती करके उनके 1990 के स्तर पर उनको लाया जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण बात इस जलवायु सिद्धांत में ये रखी गई थी। तो इस बात का समर्थन करने वाले देश कौन कौन से थे, इसमें कनाडा, यूरोपियन संघ, जापान आदि कुछ प्रमुख देश थे जो इस बात से सहमत थे। ठीक है। इसके बाद यूएसए के द्वारा भी समझौता किया गया और यूएसए के द्वारा समझौता किया गया तो इसमें यूएसए ने सन 2015 तक ग्रीन हाउस गैसेज या पर्यावरण को
या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर तक लाने का समझौता 1990 के स्तर तक लाने का समझौता किया गया। ठीक है, तो इस जलवायु सिद्धांत में मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए जो भी जिम्मेदार गैस, जो भी प्रभाव जो भी है, उन सब के लिए सभी देशों के साथ समझौते किए गए। और उसमें से यूएसए ने भी क्या किया कि उसने जो समय सीमा को बढ़ाकर सन 2000 से बढ़ाकर कितने के साथ उसने समझौता किया, सन 2015 तक। और सन 2015 तक यूएसए का समझौता था कि सन 2015 तक वो अपनी ग्रीन हाउस गैसों या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर तक ले आएगा। और इससे संबंधित ये यूएसए के द्वारा समझौता किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने जलवायु के अंतर्गत देखा कि जलवायु सिद्धांत में ये बातें रखी गई थी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तो उससे संबंधित जो भी कारक हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, उन सभी ऐसे कारकों पर सभी को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, सभी देशों को अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। दूसरा, सन 2000 तक अधिकांशतः देश इस बात के लिए राजी हुए थे कि सन 2000 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को या पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को स्थिर कर लिया जाएगा तथा ग्रीन हाउस गैसों में कटौती सन 1990 के स्तर तक की जाएगी और उस स्तर तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, और इसमें यूएसए से संबंधित जो समझौता हुआ था तो यूएसए ने समझौता किया था कि सन 2015 तक जो भी पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली गैस या पदार्थ है उन सब की कटौती करेगा और इस कटौती को वो 1990 के स्तर तक लेके आएगा। तो यूएसए ने भी इस पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत समझौता किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण था। इसके बाद जो दूसरा इसमें सिद्धांत रखा गया एजेंडा 21 में वो था जैव विविधता का। तो दूसरा इसमें जो सिद्धांत रखा गया है जो एक तरह से वो समझौता था। ठीक है, तो दूसरा समझौता जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। तो देखो, पृथ्वी के धरातल पर जितने भी प्रकार के जीव पाए जाते हैं उनका संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है, उनको संरक्षण और उनका प्रबंधन करना भी जरूरी है। तो जैव विविधता से संबंधित एक बाध्यकारी कानून लाया गया। जैव विविधता से संबंधित इस रियो घोषणा पत्र में एक बाध्यकारी कानून लाया गया जिस पर सन 1993 में यानी 1993 में यूएसए ने भी अपने सिग्नेचर कर दिए थे। तो यूएसए के द्वारा भी जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था या जैव विविधता से संबंधित जो भी बाध्यकारी समझौता किया गया था उसने भी क्या किया 1993 में इसने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से पृथ्वी के धरातल पर सभी जीवों के संरक्षण के लिए एक बाध्यकारी समझौता किया गया। ठीक है, और यह वैश्विक स्तर पर प्रथम जैव विविधता समझौता था। ठीक है, और इस जैव विविधता समझौते पर यूएसए ने 1993 में अपने हस्ताक्षर किए। तो यूएसए ने 1993 में जैव विविधता समझौता किया। जैव विविधता समझौता, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यूएसए के द्वारा जैव विविधता समझौता कब किया गया? 1993 में किया गया। और वैश्विक स्तर पर प्रथम जैव विविधता समझौता कब आया? तो वो भी इससे आपके रियो घोषणा पत्र के अंतर्गत या एजेंडा 21 में
या प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट तीसरा इसमें बिंदु रखा गया, तीसरा इसमें बिंदु है वनों के संरक्षण, प्रबंधन, वनों के संरक्षण, प्रबंधन व धारणीय विकास। अब देखो इसमें वनों का संरक्षण, प्रबंधन व धारणीय विकास। तो वनों का संरक्षण, प्रबंधन और धारणीय जो विकास है, तो इससे संबंधित भी समझौता प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किया गया। अब इसमें ये जो वनों के संरक्षण प्रबंधन से संबंधित जो समझौता था, ये अबाध्यकारी समझौता था, अबाध्यकारी समझौता था। ये कैसा समझौता था? ये अबाध्यकारी समझौता था। वनों के संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जब ये समझौता लाया गया, तो उस समय क्या हुआ कि विश्व के विकसित और अविकसित राष्ट्रों के मध्य में एक विवाद उत्पन्न हो गया, एक संघर्ष उत्पन्न हो गया। क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि जैसे इसमें वनों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित ये कानून था, एक समझौता था। अब इसमें विवाद का जो कारण था, तो विवाद का कारण यह था कि विकसित राष्ट्र तो अपना नगरीकरण, औद्योगिकरण और विकास की चरम स्थिति में वो थे, और उन्होंने अपना अधिकांशतः विकास की स्थिति में वो बहुत आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, लेकिन जो अविकसित राष्ट्र थे, उन अविकसित राष्ट्रों में कहीं ना कहीं जो वन संसाधन है वो उनकी आजीविका का प्रमुख साधन भी था। ठीक है, दूसरा, जब अविकसित राष्ट्र अपना विकास करेंगे तो उनको नगरीकरण, औद्योगिकरण, इन सभी की जरूरत पड़ेगी, तभी वो अपना स्वयं का विकास करके वो भी आगे इस चरण में जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यदि वो वनों को संरक्षण और प्रबंधन के लिए उनके लिए कानून बन जाएगा, तो वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके विकसित और अविकसित राष्ट्रों के मध्य जब ये समझौता आया, तो इसमें विवाद उत्पन्न हो गया और इन विकसित और अविकसित राष्ट्रों के बीच में संघर्ष उत्पन्न हुआ। तो ये अबाध्यकारी समझौता था। तो विकसित राष्ट्र व अविकसित राष्ट्रों के बीच संघर्ष, किस किस के बीच में संघर्ष हुआ? विकसित राष्ट्र और अविकसित राष्ट्रों के बीच में संघर्ष हुआ। किसको लेकर? पर्यावरण, इस वनों के संरक्षण और प्रबंधन को लेकर। ठीक है, और इसमें कारण क्या था? विकास। इसका प्रमुख कारण क्या था? विकास था, क्योंकि विकसित राष्ट्रों ने तो अपना विकास कर लिया, लेकिन अविकसित राष्ट्र अभी विकास के पायदान पर है। ठीक है, यदि वनों का संरक्षण और प्रबंधन के लिए इन सब के लिए कानून बन गया, तो ये राष्ट्र अपना विकास कैसे कर पाएंगे? अविकसित राष्ट्र अपना विकास कैसे कर पाएंगे? क्योंकि अभी यहाँ पर नगरीकरण की भी उत्तम कोटि की व्यवस्था नहीं है, नगरीकरण भी निम्नतम स्तर का बना हुआ है, औद्योगिकरण भी यहाँ पर न्यूनतम स्तर का है। इसलिए इनको आगे बढ़ने के लिए, अपना स्वयं का विकास करने के लिए वनों को बड़ी मात्रा में काटना भी होगा, और वो इनके विकास के लिए वनों का संरक्षण ये अभी नहीं कर सकते। तो इसके कारण इनके बीच में क्या हुआ? एक संघर्ष शुरू हो गया था। और ये जो संघर्ष था, तो ये जो संघर्ष था या ये जो विवाद था, ये विवाद मुख्य रूप से विकास पर आधारित है। किस पर आधारित था? ये विकास पर आधारित था। ठीक है, अब विश्व के जो अधिकांश देश हैं, विश्व के जो अधिकांश विकसित राष्ट्र हैं, वो आपके पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और विश्व के अधिकांश जो अविकसित राष्ट्र हैं वो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। क्लियर? तो विश्व के अधिकांश विकसित राष्ट्र उत्तरी गोलार्ध में और जो अविकसित राष्ट्र दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस विवाद को या इस संघर्ष को, उत्तर व दक्षिण विभाजन का आधार, उत्तर व दक्षिण
विभाजन का आधार भी माना जाता है, का आधार भी इसको क्या माना जाता है, यानी इसको उत्तर व दक्षिणी गोलार्ध के विभाजन का आधार भी माना जाता है। और इसके विभाजन का आधार क्या था? विकास है। विभाजन का आधार क्या था? विकास है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार क्या था? विकास। इसी तरह से जैसे एक अपन पढ़ते हैं कि जैसे पूर्व जो विश्व के पूर्वोत्तर जो देश हैं या पूर्व में स्थित जो राष्ट्र हैं और पश्चिम में जो स्थित राष्ट्र हैं, तो उनकी संस्कृति में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो एक विभाजन इसमें ये भी ले सकते हैं कि जैसे जिस तरह से पूर्व व पश्चिम विभाजन का आधार, पूर्व व पश्चिम विभाजन का आधार क्या है? तो इसका आधार है संस्कृति। पूर्व और पश्चिम का विभाजन का आधार क्या है? संस्कृति। उसी तरह से उत्तर व दक्षिण विभाजन का आधार क्या बना? विकास। ठीक है, तो ये आपके पूर्व व पश्चिम विभाजन का आधार तो संस्कृति के आधार पर विश्व बटा हुआ है। जैसे पूर्व में विश्व के पूर्व में जो भी देश है वहाँ की संस्कृति अलग है और पश्चिमी देशों की संस्कृति अलग है। तो यहाँ पर जो विभाजन का पूर्व पश्चिम का जो विभाजन का आधार है वो क्या है? संस्कृति है। उसी तरह से यहाँ पर उत्तर दक्षिण विभाजन का आधार क्या बना? विकास बना। और ये विकास किसके संदर्भ में था? ये था आपके वनों के संरक्षण प्रबंधन से संबंधित था और ये एक अबाध्यकारी समझौता था। ठीक है, और इसका जो संघर्ष का जो कारण था वो मुख्य रूप से विकसित राष्ट्र और अविकसित राष्ट्रों के बीच ये संघर्ष या विवाद उत्पन्न हुआ था। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये उत्तर दक्षिण विभाजन, पूर्व पश्चिम विभाजन। इसके बाद में जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है या नेक्स्ट इसका जो सिद्धांत है वो है आपका पृथ्वी घोषणा पत्र। पृथ्वी घोषणा पत्र चौथा है इसमें पृथ्वी घोषणा पत्र। यह एक 27 पर्यावरणीय व आर्थिक 27 पर्यावरणीय व आर्थिक सिद्धांतों का अबाध्यकारी समझौता था या समझौता है। ठीक है, तो पृथ्वी घोषणा पत्र क्या है? यह एक 27 पर्यावरणीय व आर्थिक सिद्धांतों का एक अबाध्यकारी समझौता है जिसमें आर्थिक मूल्यों में या जिसके अंतर्गत, इसको इस तरह से लिख लो, जिसके अंतर्गत आर्थिक मूल्यों में पर्यावरणीय मूल्यों का भी समावेश करना चाहिए, समावेश होना चाहिए या करना चाहिए। तो देखो ये पृथ्वी घोषणा पत्र है, तो इस पृथ्वी घोषणा पत्र के अंदर क्या था कि यह एक 27 पर्यावरणीय व आर्थिक सिद्धांतों का अबाध्यकारी समझौता था। तो ये 27 यानी इसमें आर्थिक सिद्धांत और पर्यावरणीय सिद्धांत इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने सिद्धांत? 27। तो 27 पर्यावरणीय व आर्थिक सिद्धांतों का एक अबाध्यकारी समझौता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि कितने इसमें पर्यावरणीय व आर्थिक सिद्धांत दिए गए थे पृथ्वी घोषणा पत्र में, तो उनकी संख्या कितनी थी? 27 थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत आर्थिक मूल्यों में पर्यावरणीय मूल्यों का भी समावेश होना चाहिए या करना चाहिए। तो इस तरह से ये पृथ्वी घोषणा पत्र था। और अब इसका जो लास्ट है वो 5वां सिद्धांत या 5वां बिंदु, जिसमें एजेंडा 21 या रियो घोषणा पत्र में सहमति बनी, तो वो 5वां बिंदु था जिसके अंतर्गत कार्यसूची 21, जिसको बोलते हैं कार्यसूची 21 या एजेंडा
2021। तो देखो ये कुछ ही नहीं था, इसके अंतर्गत अपन नॉर्मली जो अपन बात कर रहे हैं धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास, तो कार्यसूची 21 या एजेंडे का जो मेन पर्पस था वो क्या था कि इसमें धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया है। धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया है, विकास पर बल दिया गया है। क्लियर? तो यह आपका कार्यसूची 21 या एजेंडा 21 जिसमें धारणीय विकास या सतत पोषणीय विकास पर बल दिया गया है। और ये जो एजेंडा 21 था, ये एजेंडा 21 एक तरह से 800 पृष्ठ इसके अंतर्गत थे। एजेंडा 21 में जो जितने भी ये बातें रखी गई थी उनको 800 पृष्ठों के अंतर्गत समाविष्ट किया गया था। तो इस तरह से एजेंडा 21 जो था वो 800 पृष्ठों का एक दर्शन है। ये क्या है? ये 800 पृष्ठों का एक दर्शन है, 800 पृष्ठों का एक दर्शन है जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। 800 पृष्ठों का एक दर्शन है जिसे किस में प्रस्तुत किया गया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए इसको रियो घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, रियो घोषणा। इसलिए इसे रियो घोषणा पत्र या रियो घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, रियो घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एजेंडा 21 को। और एजेंडा 21 का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था? धारणीय विकास पर बल देना। तो इस तरह से ये जो आपके सतत पोषणीय विकास था, उस सतत पोषणीय विकास से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में मुख्य रूप से अपन ने चर्चा की, डिस्कस किया। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस सतत पोषणीय विकास में से डेफिनेटली क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। तो इसमें सतत पोषणीय विकास, सबसे पहले अपन ने बात की थी सतत पोषणीय विकास क्या है, ठीक है, ये विचारधारा कहाँ से आई, ठीक है। उसके बाद में इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, फिर इस सतत पोषणीय विकास को किस तरह से इसका आयोजन किया गया, फिर इसी के अंतर्गत आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आता है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी सभी राष्ट्रों के द्वारा, ठीक है, और सभी राष्ट्रों ने कुछ समझौते किए। उन समझौतों को अपन ने मुख्य रूप से जैसे 5 भागों में डिवाइड किया। इसमें पहला बिंदु जलवायु था, दूसरा जैव विविधता था, तीसरा इसमें वनों के प्रबंधन और संरक्षण से संबंधित बातें हुई, चौथे के अंदर आपका पृथ्वी घोषणा पत्र और 5वें के अंदर एजेंडा 21 या आपका कार्यसूची 21 था, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर से और आराम से देखना। और यदि इन चीज़ों से संबंधित, जैसे सतत पोषणीय विकास से पहले के जो टॉपिक हैं, जो क्लाइमेट चेंजेस में अपन पढ़े थे, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नॉर्मल जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में जो टॉपिक्स अपन ने डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको भी देख लेना ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आज ये अपना जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका जो वीडियो रहेगा इससे संबंधित, वो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो उनको अपन ऑब्जेक्टिव टाइप लेकर उनको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।